सो हम लोग देखेंगे बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जानना चाहिए कि अभी जो करंट गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम है शक्तिकांता दास। ओके। सो बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, जब हमारे पास पैसा नहीं था तो उस समय जो सिस्टम थी उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मीन्स सपोज़ मेरे पास 2 kg राइस है तो और मुझे 2 kg टमाटर की ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हें 2 kg राइस दे दिया और तुम मुझे 2 kg टमाटर वापस कर दो। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम सही था मार्केट के लिए? नहीं। क्यों सही नहीं था? क्योंकि इसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 kg राइस है और मुझे 2 kg टमाटर चाहिए तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास 2 kg टमाटर तो हो लेकिन साथ में उसको 2 kg राइस की ही ज़रूरत हो। तो ये मार्केट के लिए सही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? मनी का आविष्कार किया। ठीक है। सबसे पहले जो मनी आई वो थी टेराकोटा कॉइन्स, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो टाइम पे आई थी। उसके बाद उसका इवोल्यूशन हुआ मेटालिक कॉइन्स, जिसको हम लोग अशरफी दीनार, जो मेडिवियल पीरियड्स के दौरान चलती थी। उसके बाद आई पेपर करेंसी, फिर और इवोल्यूशन हुआ मनी का तो बैंक करेंसी आ गई, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर और ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया तो बिटकॉइंस आ गई, क्रिप्टो करेंसी आ गई, डिजिटल करेंसी आ गई, वर्चुअल करेंसी आ गई। उस नाउ हमको देखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कैसे चलती है। अभी मान लो कोई कॉमन हाउस होल्ड है, जैसे आलोकनाथ साहब हैं एक। तो कॉमन आदमी कैसे कमाता है? या तो लैंड के ऊपर खेती करके कमाता है, या फिर वह किसी लेबर, किसी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई लेबर कहीं पे बिजनेस फर्म में काम करता है। अब फर्म जो होती है, जैसे विजय माल्या के लोगों जैसे कि बिजनेस फर्म्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो अपने जो शेयर्स बेचते हैं या फिर जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस में लेबरर्स काम करते हैं उनको सैलरी देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पैसे कहाँ से लेंगे? अगर उनके पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, या तो बैंक या तो एनबीएफआई। एनबीएफआई क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे वो अक्षय कुमार वाला, घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे कोरोना, इन सब से वो लोन लेंगे। वो लोन लेंगे और वो क्या करेंगे, जब लोन लेंगे तो उसी पैसे को वो अपने लेबरर्स को प्रोवाइड करेंगे। लेबरर्स क्या करेंगे, जितने हाउस होल्ड्स में खर्च होंगे वो खर्च करेंगे, बाकी जो उनका सेविंग्स होगा वो वापस जाके बैंक या फिर एनबीएफआई में जमा कर देंगे। तो एक तरह से यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बैंक से पैसा गया और वापस बैंक में ही आ गया। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के बाद सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में सामान है ही नहीं। मार्केट में सामान नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि मार्केट में सामान नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मार्केट में सामान नहीं है, तो क्या करेंगे, 10 लोगों के पास है उस सामान की कीमत है 100 रुपये, और लेकिन 10 लोगों के पास है 1000 रुपये खर्च करने के लिए और वो सामान सिर्फ 5 ही है, तो वो क्या करेंगे, वो सामान का दाम क्या हो जाएगा, 500 रुपीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, महंगाई बढ़ते जाएगी। मान लो कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने एक दीनदयाल सूटकेस योजना चला दी। सूटकेस योजना चलाने, इसमें क्या करते हैं नरेंद्र मोदी भाई साहब, बोल देते हैं कि 10 लाख हर एक बीपीएल फैमिली को सूटकेस भर के दे दो। सीता मैया को बोलते हैं कि 10 लाख हर एक बीपीएल फैमिली को सूटकेस भर के दे दो। तो इससे क्या गरीबी कम होगी? नहीं, गरीबी कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सेम केस, टू मच मनी चेजिंग एंड टू फ्यू गुड्स। पैसा ज़्यादा होगा लेकिन सप्लाई तो उतना ही रहेगा। तो ये क्या, इसमें क्या होगा, महंगाई की कंडीशन आ जाएगी। तो महंगाई की कंडीशन से निजात पाने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार क्या करेगी? सरकार कर सकती है ये कि या तो वो दूसरे देश से सामान को इंपोर्ट करवा ले, ये तो सरकार का काम हो गया। लेकिन बैंक या फिर आरबीआई या फिर शक्तिकांत भाई अपने, या फिर सीता मैया क्या कर सकती है? सीता मैया सिर्फ यही कर सकती है, या तो वो महंगाई से लड़ेगी। कैसे लड़ेगी? वो लोगों के पास से पैसा घटा ले। लोगों के पास से पैसा घटेगा
तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लोगों के पास कम होंगे खर्च करने को, तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सप्लाई जब बढ़ेगी तो अपने आप महंगाई नीचे आएगी। यानी कि अगर पैसा घटाना है तो इसका मतलब है कि टाइट मनी पॉलिसी, मनी को टाइट करना है, मनी निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, मनी टाइट है इसका मतलब क्या, डियर, डियर मतलब क्या, हम अपने पास उसी चीज़ को रखते हैं जो कीमती हो, जैसे सोना या फिर हीरा। तो अपने पास रखेंगे मनी को, तो मनी पहले से ज़्यादा कीमती हो जाएगा। अगर मनी मार्केट में आएगा ही नहीं तो मनी लोग ज़्यादा खर्च करेंगे ही नहीं, तो मनी कीमती हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर सेम जगह पे अगर मंदी हो गई, डिफ्लेशन हो गया, तो उस केस में आरबीआई या फिर शक्तिकांत भाई या फिर सीता मैया को क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। अभी लोगों के पास कम पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, तो पूरी तरह से मंदी मंदी छाई हुई है मार्केट में। तो वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। बैंक को बोलेंगे तुम बहुत ज़्यादा लोन दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, लोग वापस से लोन लेना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मनी ईजी अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी, यानी कि मनी उतना डियर नहीं रहेगा। ठीक है, अभी ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होता है, उनको वो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो दो तरह के टूल्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो में हमारे आ जाते हैं सीआरआर, एसएलआर, जो आगे जानेंगे हम क्या, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और उसके बाद रेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स होते हैं, जो कि रेपो रेट, आरआर, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ एंड एलएफ। बेसिकली हमें क्वालिटेटिव में क्या होता है, मार्जिन, मार्जिन या फिर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट, ये सब हमारे क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो मेनली क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ना है। अभी रिजर्व रेशियो, अभी रिजर्व रेशियो क्या होता है, रिजर्व रेशियो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको कि हम लोग सीआरआर बोलते हैं। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं। अभी सपोज किसी डिपॉजिटर ने, आपने एसबीआई में जाके कुछ पैसे डिपॉजिट किए। ठीक है, अभी क्या करेगी एसबीआई, मेन बैंक फंक्शन कैसे करती है, आपने अगर कुछ बैंक में एसबीआई में कुछ डिपॉजिट किया, तो वो आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट देगी, या 0 से 4 से 9% का इंटरेस्ट आपको पे करेगी बैंक। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बैंक से आप लोन लेते हैं या बैंक से कोई दूसरे आदमी लोन लेते हैं, तो वो बैंक क्या करेगी, वो उनको लोन जो देगी वो 10 से 15% या फिर 18% पे लोन देगी। तो ये जो बीच का मार्जिन हुआ, ये बैंक का अपना प्रॉफिट हुआ, जो बोरोवर्स को वो लोन देगी उससे, और आपने जो डिपॉजिट किया उस दोनों के बीच के मार्जिन को बैंक बैंक का प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो बैंक में जितना डिपॉजिट हुआ, टोटल को वो लोन में नहीं दे सकती। लेकिन अभी यहाँ पे यही ध्यान रखने वाली बात है कि मान लो हमने 1,000 रुपये बैंक में जाके, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट जो है वो 1,000 रुपये का है, लेकिन क्या वो बैंक 1,000 रुपये लोन में दे सकती है, नहीं। ऐसा वो क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि सपोज कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, मान लो कि लोगों में पैनिक फैल गया या फिर कोई न्यूज़ ऐसी फैल गई कि बैंक डूबने वाला है, और बहुत से लोग आके बैंक के बाहर इकट्ठे हो गए, नहीं हमें तो अपना पैसा चाहिए, हमें तो अपना पैसा चाहिए। तो उस केस में बैंक क्या करेगी, बैंक कहाँ से पैसे देगी। तो आरबीआई ने एक रेगुलेशन बनाया है कि आपको दो तरह का चीज़ जो है आपको अपने पास रिजर्व रखना होगा, कुछ इमरजेंसी बैंक में रखना होगा, जिसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, सीआर, जो कि होता है 4%, और एसएलआर 22%, यानी कि 26% ऑफ टोटल अमाउंट आपको बैंक के पास होना चाहिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम बैंक रन। सीआरआर का कितना वैल्यू, 4%, एंड एसएलआर इज 22%। ओके, इसका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम बैंक रन। अभी मनी जो हम जमा करते हैं बैंक में, वो एक लाइबिलिटी है बैंक को।
बैंक के पास एक लाइबिलिटी है कि मेरा मनी वहाँ पर डिपॉजिट है और मेरा मनी वहाँ पर सेफ है, यानी कि बैंक को कुछ पीरियड के बाद वो मनी मुझे रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट। ओके, तो ये अगर लाइबिलिटीज़ को हम देखें तो ये लाइबिलिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डिमांड लाइबिलिटीज़ एंड टाइम लाइबिलिटीज़। डिमांड लाइबिलिटी क्या होता है कि मैंने जैसे मेरा बैंक में मान लो या तो करेंट अकाउंट है या तो सेविंग अकाउंट है या फिर हम डीडी के थ्रू विदड्रॉ करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिमांड एज पर डिमांड ऑफ द कस्टमर। अगर मैंने आज 1,000 रुपये जमा किए तो मुझे कल अगर 500 की ज़रूरत है या फिर 800 की ज़रूरत है, तो अगर मेरा वो सीआरआर या एसएलआर में है तो मुझे वो कल वापस मिल जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम टाइम लायबिलिटीज़ क्या होता है, टाइम लायबिलिटीज़ उसे बोलते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, आरआर, कैश सर्टिफिकेट्स, ये स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए बैंक के पास हम लोग जमा करते हैं। इसमें क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट हाई देती है हमें, लेकिन ये क्या होता है, टाइम लायबिलिटीज़। तो हमेशा क्या होगी, टाइम लायबिलिटीज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डिमांड लायबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट भी हाई है और टाइम लायबिलिटीज़ का पीरियड ज़्यादा होता है। अभी सीआरआर और एसएलआर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो आखिर करते किस पे हैं। मैंने तो बोल सीआरआर 4% होना चाहिए और एसएलआर 22% होना चाहिए, लेकिन किसका 4% और किसका 22% होना चाहिए। मान लो कि बैंक में डिपॉजिटर्स ने डिपॉजिट किए 120 करोड़ टोटल, और बैंक ने और फिर वापस से टोटल अमाउंट जो है उन्होंने निकाल लिया 20 करोड़। तो बैंक के पास अभी कितना अमाउंट बचा, 120 करोड़ माइनस 20 करोड़, यानी कि 100 करोड़। तो इसको क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या होता है, टोटल डिमांड जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो लाइबिलिटीज़ के बाद बचता है, चाहे वो डिमांड लाइबिलिटीज़ हो या फिर टाइम लाइबिलिटी हो, उसको हम लोग बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ठीक है, अभी इस एनडीटीएल पे सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट होगा। अगर मान लो सीआरआर, अगर मेरा नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी एनडीटीएल 100 करोड़ है, तो उस 100 करोड़ का 4% मेरा सीआरआर में जाएगा। ठीक है, जो कि हर एक बैंक को रखना होगा। अभी ये जो 4% का अमाउंट है, 100 करोड़ पे 4% का जो अमाउंट है, ये बैंक कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, ये बैंक को हमेशा अपने पास रखना होगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये बैंक कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं सकती तो क्या इस पे कभी कोई प्रॉफिट आएगा, नहीं। तो इसका मतलब है कि सीआरआर पे कभी प्रॉफिट बैंक नहीं बनाती है, सीआरआर पे बैंक कभी प्रॉफिट नहीं बनाती है। अभी एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रिजर्व है वो 22% है। इसको आरबीआई ने क्या बोला, आप इसको लिक्विडिटी के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, मतलब बैंक इसको इन्वेस्ट कर सकती है इन कैश, गोल्ड, आरबीआई और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो ये क्या हुआ कि एक टर्म का या तो कैश में रख सकती है, या तो उससे वो सोना खरीद सकती है, या तो आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ भी वो खरीद सकती है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर वो गोल्ड खरीदती है तो उसका वैल्यू अगर फ्यूचर में जाकर हाई होता है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो आरबीआई सिक्योरिटीज़ खरीदती है तो उस पर उसको बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि एसएलआर पे कुछ ना कुछ तो बैंक को प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि एसएलआर पे बैंक प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन सीआरआर पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन एसएलआर पे जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो अभी जो एनडीटीएल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या ये डेली एनडीटीएल करना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि डेली डेली का अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करते रहोगे तो ये एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है और वो टीडियस जॉब भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्टनाइट लैग पे एनडीटीएल कैलकुलेट करते हैं। फोर्टनाइट लैग क्या होता है, 15 दिन। मान लो कि अगर इस वीक के फ्राइडे को कैलकुलेट किया गया कि एनडीटीएल 100 करोड़ था, ठीक है,
तो वो एक फ्राइडे को छोड़कर फिर अगले फ्राइडे तक अगर देखा कि एनडीटीएल मेरा 100 करोड़ ही है, तो उस पर फोर्टनाइट फिर वो उस पर सीआरआर 4% लग गया और एसएलआर 22% लग गया। ठीक है। अभी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ इसका क्या रेशियो है? अगर हम बात करें सीआरआर और एसएलआर की, तो इन्फ्लेशन में सबसे पहले याद होगा क्या होता है, टाइट मनी पॉलिसी। इन्फ्लेशन में मनी को टाइट करते हैं, यानी कि मनी अपने आप नज़दीक रहता है, यानी कि डियर, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। और एट द सेम टाइम डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मनी को चीप कर देते हैं, यानी कि वो उतना टाइट नहीं रहता, चीप मनी पॉलिसी लागू हो जाता है मंदी को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम सीआरआर और एसएलआर की बात करें, तो आरबीआई क्या करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर और एसएलआर के बढ़ा देगी। सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाने से क्या होगा, मान लो कि आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया, तो जो बैंक हैं, एसबीआई या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूनियन बैंक, कोई भी बैंक, तो ये क्या करेंगे, इनके पास जितने पैसे हैं वो तो सीआरआर और एसएलआर में ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व हो रहे हैं, वो उसको यूज नहीं कर सकती लोगों को लोन देने में या फिर कोई भी पर्पज़ से। तो अभी क्या होगा, बैंक लेफ्ट विथ लेस मनी टू लेंड, तो इंटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बैंक को तो प्रॉफिट उतना ही चाहिए, क्योंकि बैंक को अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे वगैरह देने हैं, और बैंक कभी अपना नुकसान करना तो जल्दी चाहेगी नहीं। तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो पीपल जो खरीदते हैं वहाँ, सॉरी, पीपल जो लोन ले रहे हैं जाकर, उनके नंबर में क्या आएगी, गिरावट आ जाएगी। ठीक है। अगर पीपल लोन लेंगे ही नहीं, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा नहीं, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगी। डिमांड घटेगी तो प्राइस जो पहले से बढ़ी हुई थी, जो महंगाई फैली हुई थी, वो क्या होगी, गिरेगी, सस्ती होगी। ठीक है। तो इन्फ्लेशन को हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है। और एट द सेम टाइम डिफ्लेशन के केस में क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को घटा देगी। सीआरआर एसएलआर को घटाएगी तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, बैंक लेफ्ट विद मोर मनी टू लैंड, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डाउन जाएगा। तो न्यू क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप एक होम लोन लें, इसके साथ एक कार लोन फ्री एंड ऑल, तो उसमें क्या होगा, पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और जाके ज़्यादा लोन लेंगे, पीपल कैन बोरो मोर, तो डिमांड और प्राइस ऑटोमेटिक राइज होगा, तो हमारा मंदी कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के केस में सीआरआर और एसएलआर क्या होगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। डिफ्लेशन के केस में सीआरआर और एसएलआर क्या होगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट बजट बनाती है, मान लो क्या, गवर्नमेंट बजट बनाती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, हमसे कुछ पैसा टैक्स में लेती है। ठीक है। लेकिन हमेशा जो टैक्स में पैसा आता है, उससे स्कीम सब्सिडीज़ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। ये पैसा गवर्नमेंट चलाने के लिए भी चाहिए और कुछ पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी में भी लगाने के लिए चाहिए। जो पैसा हमसे टैक्स में लेती है, वो उससे बहुत सारे तरह की योजनाओं को बनाया जाता है, तो लोगों को सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी पैसा टैक्स में आता है, उससे स्कीम सब्सिडीज़ क्या होती है, इसके स्कीम सब्सिडीज़ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बीच के फॉल्ट को भरेंगे कैसे, लोगों का टैक्स और खर्चा तो ज़्यादा है और टैक्स कम है, तो इस बीच के फॉल्ट को भरेंगे कैसे, बीच के फॉल्ट को भरने के लिए उधारी करनी पड़ेगी सरकार को। तो हमारी सीता मैया को क्या करना पड़ेगा, जो सॉरी सीतारमन, गवर्नमेंट को जब इस तरह की रिवेन्यू शॉर्टफॉल होगी, तो सीता मैया क्या करेगी, सरकार की तरफ से एक जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी, जिसमें कुछ लिखा होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जीसैक, इसकी कीमत 1,000 रुपये है, 8 साल के बाद इस पर 10% का इंटरेस्ट रेट होगा या 8% का इंटरेस्ट रेट होगा, ये 8 साल के बाद मैच्योर होगी और प्रिंसिपल वापस करेगा। अभी जब ये सीता मैया शक्तिकांत भाई को देंगे, हमारे शक्तिकांता दास को, तो वो क्या करेंगे, वो 1,000 करोड़ की जीसैक आई, अगर उनकी तिजोरी में पैसा होगा, 1,000 करोड़ रुपए उनके तिजोरी में होगा, तो वो सरकार को दे देंगे। अगर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, नए नोट छाप के पैसा दे देंगे। इस तरह से शक्तिकांत भाई के पास बहुत सारी जीसैक जमा हो जाएगी। अगर जीसैक आती गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती गई, तो उनके पास तो बहुत सारी जीसैक जमा हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, अब इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मदद से मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस मुद्दे को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मदद से मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकती है, इस मुद्दे को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन हुआ ओमो, तो इसका सप्लाई कम करना पड़ेगा। इसका सप्लाई किसको कम करना पड़ेगा? अभी शक्तिकांत भाई क्या करेंगे, कुछ सिक्योरिटी बेच देते हैं बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास मान लो 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, अभी शक्तिकांत भाई 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए का उनके पास है क्या, जी सैक। 1 करोड़ रुपए का अगर बैंक कोई उनसे शक्तिकांत भाई से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदती है, तो अब बैंक के पास 1 करोड़ ही बचा। 1 करोड़ बचा मतलब क्या, मनी सप्लाई कम, लोगों को पैसा कम जाएगा। लोगों को जब पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्टेड क्यों होगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना क्यों चाहेगी? पहली बात तो ये है, डिपॉजिटर्स जो पैसा जमा करते हैं उनको बैंक को किसी भी हालत में वो 0 से 4% या फिर 5% 6% उसको इंटरेस्ट तो देना है। लेकिन बैंक जो है, लोन बोरोवर्स जो है, हमेशा लोन बोरोवर्स की संख्या उतनी तो रहेगी ही नहीं, या फिर अगर होगी भी तो लोन प्रोसेसिंग में टाइम तो लगेगा ही, तो वो टाइम लैग होगा तो इसका मतलब आइडियल रहेगा बैंक के पास। आइडियल मनी का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मनी, क्योंकि मनी को अगर आप इन्वेस्ट करके पैसा आगे नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पैसा लॉस होगा। तो लॉस होगा तो मैडम क्या करेगी, बैंक वाले क्या करेंगे, वो काम नहीं होता। मैडम के पास पैसा आइडियल है तो इसको अब वो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनको 8% पे रिटर्न दे रही है तो वो पैसा क्या करेगी, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे एटलीस्ट 8% तो मिल जाएगा, यानी उनको एटलीस्ट 4% या फिर 5% का तो फ़ायदा हो रहा है, तो बैंक वहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे क्या होगा, ओएमओ से इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। इन ओएमओ से कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, तो ओएमओ से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले शक्तिकांता भाई क्या करेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक को भेज देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर बैंक खरीदती है तो उनके पास पैसे कम रहेंगे, तो पैसे कम रहेंगे तो फिर वो बैंक को बैंक लोन कम देगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अभी बैंक रेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई। बैंक रेट वो होती है, अगर मान लो कि कोई एसबीआई बैंक है और वो आरबीआई से लोन लेती है, तो जो रेट में वो आरबीआई उनको लोन देती है एसबीआई को, उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। बैंक को कोई भी तरह का कोलेटरल आरबीआई को नहीं देना पड़ता है, नो कोलेटरल बाय द बैंक। अभी बैंक रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा, या फिर डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? 3% का 36% कर देगा बैंक रेट। बैंक लोन, अगर मान लो कि बैंक रेट है 3%, यानी कि बैंक जो आरबीआई से लोन ले रही है, एसबीआई आरबीआई से 3% पे लोन ले रही है। ठीक है, तो पहले वो लोगों को कितना देगी, मैक्सिमम 6% या 9% या फिर इतने पे लोन देगी। अभी आरबीआई ने क्या कर दिया, वो 3% का 36% कर दिया, तो बैंक लोन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 48% हो जाएगा। कोई मूर्ख ही होगा जो लोन लेगा 48% पे। 48% पे लोन लेना मतलब मूर्खता की बात है। तो महंगाई क्या होगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी। इट इज़ नॉट द मेन टूल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई डीज डेज। लेकिन ये बैंक रेट क्या है आजकल, नॉट द मेन टूल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई डीज डेज। ओके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी रेपो रेट क्या होता है, व्हेन बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट। और बैंक रेट में क्या अंतर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन, यानी लंबे समय के लिए अगर आरबीआई से लोन लेती है, इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन वही अगर शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई लोन तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बैंक लोन लेती है तो उसके लिए क्या है, कोलेटरल ज़रूरी है। कोलेटरल मीन्स क्या, कुछ ना कुछ तो आपको सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेगी। हाँ, मैडम को 100 करोड़ चाहिए 7 दिन के लिए, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी देना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दिया। लेकिन साथ ही साथ मैडम साइन करेगी कि 108 करोड़ में वापस ले लूँगी, खरीद लूँगी। अभी अगर
अभी अगर मान लो कि शक्तिकांता भाई को हम 100 करोड़ की सिक्योरिटीज़ दी और बैंक ने 100 करोड़ ले लिया 7 दिन के लिए, लेकिन साथ ही साथ बैंक क्या करेगी, साइन करेगी कि मैं आपको 7 दिन के बाद 108 करोड़ वापस दूंगी और आपसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस ले लूँगी। तो यहाँ पर शक्तिकांता भाई का कितना प्रॉफिट हो गया, 8 करोड़ का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो गया। तो रेपो क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट है, और इसमें क्या है, कोलेटरल रिक्वायर्ड है। और रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म व्हेन बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट और द पॉलिसी रेट। हाँ, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि कोलेटरल जो बैंक डिपॉजिट कर रही है रेपो रेट में, तो वो क्या होगा, वो कभी भी वो कभी भी एसएलआर और सीआरआर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी रिवर्स रेपो क्या होता है, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई टू इट्स क्लाइंट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। अभी कभी मान लो आरबीआई को, गवर्नमेंट को पैसा देना है और आरबीआई के पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हाँ, रिवर्स रेपो क्या होता है, अगर आरबीआई को, गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने हैं और उनके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कोई बैंक को बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप हमें दे दो। तो उसमें क्या होता है कि वो उस रेट को, तो बैंक जो रेट निर्धारित करती है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो। इसमें भी कोलेटरल जीसैक होती है जो कि आरबीआई बैंक को देगी। ठीक है। रिवर्स रेपो 1%, 100 बेसिस पॉइंट कम रेपो रेट से। रिवर्स, ये बात याद रखना कि रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो हमेशा रेपो रेट होगी।